हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स स्कूल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर हमने इसमें आज ही स्टार्ट किया है। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। सेकेंड सेमेस्टर की बुक है आपकी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, वो हम इसमें एक सिलेबस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम इसमें यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 1 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और एक एक करके सभी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी आपके सिलेबस में दिए हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। देखो मैं आपको छोटी सी चीज बताती हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हैं। इन तीनों एलिमेंट से मिलकर बनते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स। और वो किस तरह से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसके बारे में छोटी सी चीज लिखी हुई है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग CH&O, यही है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देखना, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशो होना चाहिए वो वाटर के यानी कि पानी H2O के सिमिलर होना चाहिए। H2O में रेशो किसका होता है, H का और O का रेशो कितना होता है, H2O ये होता है। तो यानी कि यहाँ पर रेशो कितना है, 2:1। यानी कि ये कहा गया है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO प्रेजेंट हो और जिसमें कि H और O के बीच का रेशो वाटर के सिमिलर होना चाहिए, जो कि 2:1 है। वो कहे जाते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या कहे जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहे जाएंगे। और ये जनरल फॉर्मूला किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये CXH2O का Y, यानी कि यहाँ पर क्या है X और Y। देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए X और Y यहाँ पर क्या है, नंबर हो सकते हैं। अभी देखो ये जो यहाँ पर है, जो आपका भी रेशो बताया, ये रेशो आपका ये वाला बताया, यानी कि यहाँ पर H2O प्रेजेंट होना चाहिए। X और Y यहाँ पर कुछ कंडीशंस के लिए सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। कौन, X और Y। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या ले, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अगर आपको इसको इसी फॉर्मेट में लिखना है जो आपका जनरल फॉर्मूला है, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये इस फॉर्मेट में लिखना बहुत आसान है। यहाँ पर क्या करोगे, H2O में ले लोगे इसको, यहाँ पर कार्बन के कितने 6 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर करोगे H2O, ये आ गया। जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 6 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C6 तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर H12O6 बन जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी है, 6 है, और Y की वैल्यू भी कितनी दी हुई है, यहाँ पर 6 दी हुई है, Y की वैल्यू भी। ऐसे ही एक और फॉर्मूला है सुक्रोज, स्टार्च। अब मैंने आपको कहा था इसमें कि X और Y की वैल्यू सिमिलर भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ये क्या है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। पर ये तो हो गई इतनी बात। ये तो हमने H2O को लेकर यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, दिखा दिया कि H2O को लेकर इस तरह से हो सकता है। पर ये एक इनसफिशिएंट डेफिनेशंस है कार्बोहाइड्रेट की। इनसफिशिएंट डेफिनेशन कैसे, सिर्फ H2O के बेसिस पर आप इसको कैसे बता सकते हो कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। जैसे मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दूं, कार्बन जो होते हैं, यानी कि ये जैसे आपका यहाँ पर है, कार्बन जो होते हैं ये हाइड्रेट्स डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली हाइड्रेट्स नहीं बनाते। जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या लिया, CHO, यहाँ पर H2O की क्वांटिटी कितनी दे दी, 2:1 में दे दिया। तो ये जो आपका ये कार्बन हुआ, ये डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। ये इसमें हमने बता दिया है कि ये इस तरह से इनसफिशिएंट डेफिनेशन क्यों है, ये इसके कुछ रीजंस हैं। तो देखो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर आर अ नंबर ऑफ कंपाउंड CHO आर प्रेजेंट एंड द रेशो ऑफ H and O is 2:1 but they are not carbohydrate। अब देखो ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें CHO भी प्रेजेंट है,
ध्यान से सुनना, CHO भी प्रेजेंट है पर H एंड O के बीच का रेशो भी 2:1 है। जैसे अभी यहाँ पर रेशो बताया H और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो 2:1 है, वो आपके क्या कहे जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। पर ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें 2:1 होने के बाद भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड। कैसे, इनको कंबाइन करके लिखो, समझ में आएगा तब। जैसे कार्बन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। क्लियर है। एसिटिक एसिड को लिखो, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, H और ऑक्सीजन के बीच का रेशो 2:1 है। यहाँ पर देखो कॉमन ले लो, यहाँ से किस तरह से लोगे कॉमन, C2H2O का ट्वाइस, इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो 2:1 है, पर क्या फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, नहीं आते। तो ये क्या कहे जाएंगे, ये एक और रीजन है कि सिर्फ 2:1 की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एक और रीजन है। अभी फिलहाल आप इनको नोट कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी एक और रीजन है, एक और पॉइंट है इसका, वो भी आपको लिखाएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पॉइंट देखो इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट ये है, देखो जैसे अभी सेकंड पॉइंट बताया था कि जिसमें रेशो 2:1 है पर तब भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। अब इसमें ये है, इस पॉइंट में ये लिखा है, ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो 2:1 नहीं है, पर वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, में इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे आपके रेमनोज होता है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, रेमनोज यहाँ पर होता है C6H12O5 होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर H और ऑक्सीजन के बीच का रेशो देखो, तो यहाँ पर कितना है, 12 है, यहाँ पर कितना है, 5 है। क्या यहाँ पर रेशो 2:1 बनेगा कॉमन लेने के बाद भी? नहीं बनेगा। बट फिर भी रेमनोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गया रीजन कि सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो को लेकर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन को लेकर जो डेफिनेशन दी गई है कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर, वो एक कैसी, एक इनसफिशिएंट डेफिनेशन है, हर कंडीशंस में वो फिट नहीं हो रही है। अब ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकती है, डिफाइन कर सकती है? वो है ये, यहाँ पर ये रही वो डेफिनेशन, वे कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी केमिकली डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान से देखना, ये वर्ड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिफाइन कर पाएंगे। और ये कैसे होते हैं, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये पॉइंट है, इसमें याद रखना। इसको अगर पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में अगर, कि आपके जो आपके क्या होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखो जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आएगा वो, और एक मेन फंक्शनल ग्रुप जिसमें कीटोन आएगा वो होते हैं आपके। इस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और एक चीज़, जिन कार्बोहाइड्रेट में मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लिया जाता है उन्हें एल्डोज कहा जाता है, और जिन कार्बोहाइड्रेट्स में मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन लिया जाता है वे कीटोज कहे जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिफाइन कर सकते हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन से, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव टर्म्स होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो वो एल्डोज कहे जाते हैं, और जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो वो कीटोज कहे जाते हैं। ये हो गए यहाँ से इसकी डेफिनेशन। अब मैं इसमें आपको एक पॉइंट बताती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में भी। पहले आप इसका यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या पोज करके नोट कर लो इसको। देखो अब इसमें एक पॉइंट और है, और वो पॉइंट क्या है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो शुगर और सेकेराइड भी कहे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और शुगर और सेकेराइड क्यों कहे जाते हैं? शुगर और सेकेराइड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट। बट एक पॉलीसेकेराइड को छोड़कर सारे सेकेराइड्स जो होते हैं स्वीट होते हैं, टेस्ट में स्वीट मीठे होते हैं, इसीलिए उनको शुगर या फिर सेकेराइड कहा जाता है। तो इसी वजह से, किसकी वजह से,
कि इनके टेस्ट में स्वीट होने की वजह से इनको कंसीडर किया जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेरिन। सेकेरिन के डेरिवेटिव्स भी कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। ये भी क्या है, इसमें एक और कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। H2O वाला भी ले लिया हमने और एल्डिहाइड और कीटोन वाले को भी लेकर हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में हम इसमें कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मोनोसेकेराइड दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट होता है इसका ऑलिगोसेकेराइड, थर्ड पॉइंट होता है इसका पॉलीसेकेराइड। ये होते हैं 3 पार्ट्स। इसके अलावा भी इसको 2 पार्ट्स में क्या किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, विच इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते हाइड्रोलिसिस करने पर। कार्बोहाइड्रेट्स वे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, वे आपके क्या कहे जाते हैं, मोनोसेकेराइड कहे जाते हैं। और इनमें कार्बन जो होते हैं 3 से 7 एटम कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हो आप, यहाँ से ग्लिसरल्डिहाइड आ सकता है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज भी इसमें एग्जाम्पल में आ सकता है। और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे हेक्सोज है, हेप्टोज है, ये भी क्या आ सकते हैं, आपके मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल में फिट हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब मैं इसमें आपको सेकंड पार्ट बताती हूँ। इसका सेकंड पार्ट है इसका ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड्स के अंदर हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर ऑलिगोसेकेराइड के बारे में बताते हैं। ऑलिगोसेकेराइड का पार्ट्स देखो। सेकंड पार्ट ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगो जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्यू। यहाँ से आप पता लगा सकते हो ऑलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू होता है। फ्यू का मतलब क्या है, अब यहाँ पर फ्यू का मतलब है कुछ। ऑलिगोसेकेराइड्स यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑलिगोसेकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर कुछ यूनिट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। अब जैसे हमने बताया था मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, उन यूनिट उनको कहा जाता है जो डिसोसिएट नहीं होते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। बट ऑलिगोसेकेराइड्स वे सेकेराइड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 9 यूनिट्स, 9 या 10 के आसपास यूनिट्स में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। वो आपके कहे जाते हैं ऑलिगोसेकेराइड्स। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन में आ सकता है द कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड एंड फॉर्म क्या बनाएगा, 2 से 9 यूनिट्स बनाएगा। किसमें डिसोसिएट होगा, हाइड्रोलिसिस करने पर 2 से 9 यूनिट्स के बीच में ये डिसोसिएट हो जाएगा। और वो 2 से 9 यूनिट्स किसकी होंगी, 2 से 9 यूनिट्स जो होंगी वो आपकी कही जाएंगी मोनोसेकेराइड्स। यानी कि इसका मतलब ये है ऑलिगोसेकेराइड 2 से 9 यूनिट्स में डिसोसिएट होगा, और वो जो यूनिट्स बनेंगी, जो वो इकाइयाँ बनेंगी डिसोसिएट होने के बाद, वो आगे डिसोसिएट आपकी नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ से लिखिए ऑलिगोसेकेराइड्स या द कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरीके से लिखिए द कार्बोहाइड्रेट्स, the carbohydrates which have been hydrolyzed, which have been hydrolyzed, which have been hydrolyzed to give 2 to 9 units of monosaccharide, जो 2 से 9 यूनिट देंगे मोनोसेकेराइड की, वो क्या कही जाती हैं, ऑलिगोसेकेराइड कही जाती हैं, आर नोन एज ऑलिगोसेकेराइड। क्लियर है इतनी बात।
अब देखो ओलिगोसैकेराइड बता चुके हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड को भी हमने इसमें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। डाई ट्राई टेट्रा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वे सैकेराइड्स या वे डाइसैकेराइड्स में वो आते हैं जो आपके डिसोसिएट भी होंगे और डिसोसिएट होने के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स देंगे, वो डाइसैकेराइड में होंगे। इसी तरीके से ट्राइसैकेराइड के बारे में बता सकते हैं आप, ट्राइसैकेराइड्स में वो आएंगे जो डिसोसिएट होने के बाद 3 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट देंगे। और टेट्रासैकेराइड्स आप जान ही गए होंगे इसमें क्या होंगे, जो यहाँ पर डिसोसिएट या हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद 4 यूनिट्स देंगे आपको मोनोसैकेराइड्स की। ये हो गए ओलिगोसैकेराइड्स के पार्ट, एक एक करके सब लिख लीजिए। इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में वे आएंगे जो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट देंगे हाइड्रोलाइज्ड होने पर। इसमें लिखिए यहाँ पर आगे लिख सकते हैं, द कार्बोहाइड्रेट विच हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स साथ साथ लिख सकते हैं आप, which have been hydrolyzed, which have been hydrolyzed to give 2 units of monosaccharides, to give 2 units of monosaccharides। क्लियर है इतनी बात? यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपके डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं और ये किस में आते हैं। और जब यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताऊँ डाइसैकेराइड्स के लिए, तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ये आएगा आपका C12H22O11 के अराउंड। यहाँ पर इसका आएगा जनरल फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आप पहले क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, मैं आपको इसमें एक रिएक्शन भी बताती हूँ। यहाँ पर किससे रिलेटेड, डाइसैकेराइड से रिलेटेड। देखो यहाँ से रिएक्शन या एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें डाल के। यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बताया था, C12H22O11 विच इज सुक्रोज। सुक्रोज होता है ये। आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। अब ये आप जानते होंगे कि सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। किसकी, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंस क्या लोगे, इन्वर्टेज लोगे यहाँ से इसकी प्रेजेंस। अब ये डिसोसिएट हो रहा है, किस में हो रहा है डिसोसिएट, ये क्या है आपका डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है, किस में डिसोसिएट होगा, 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट्स में डिसोसिएट होगा। और ये आप जानते हो कि आपका जो सुक्रोज होता है हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिसोसिएट होता है, जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6, H12O6, जिसमें से एक क्या है आपका ग्लूकोज है और एक क्या है आपका इसमें से फ्रक्टोज है। तो यहाँ से ये देख सकते हो आप, इसका किसका, मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की कितनी यूनिट्स होती थी, 3 से 7 के अराउंड होती थी ना। अब यहाँ पे कार्बन की कितनी है, 6 यूनिट्स है, यानी कि ये मोनोसैकेराइड्स में इंक्लूड होते हैं। और कितने यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स आ रहे हैं, 1 ये है और 1 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स आपके प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ से ये क्या है, ये एग्जाम्पल हो गया किसके लिए, डाइसैकेराइड्स के लिए। इसी तरीके से इसका सेकंड ओलिगोसैकेराइड का सेकंड पार्ट होता है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में वो आते हैं, कौन आते हैं, ट्राइसैकेराइड। अभी आपको बताया ट्राइसैकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट आते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने के बाद 3 एटम देते हैं, 3 कौन देते हैं, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स लिख लीजिए इसमें आप, द कार्बोहाइड्रेट्स which have been hydrolyzed, which have been hydrolyzed, which have been hydrolyzed, which have been hydrolyzed to give कितने, 3 units of monosaccharide, 3 units of
मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स की कितनी देंगे, 3 यूनिट्स देंगे, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स की कितनी मिलेंगी, यहाँ से 3 यूनिट्स मिलेंगी। और यहाँ से केमिकल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला यहाँ से कितना हो सकता है, इसका होता है C18H32O6, या एग्जाम्पल में यहीं पर लिख लेंगे C18H32O16। इसका आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। यहाँ से आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे H+ आयन की प्रेजेंस में, यहाँ से H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे, क्या मिलेगा, ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ से मिलेंगे, या यह कह सकते हो कि मोनोसेकेराइड्स की 3 यूनिट आपको मिलेंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C6H12O6 की 3 यूनिट। अब देखना यहाँ पर हाइड्रोजन, ये H2O जो है इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, ताकि आपकी रिएक्शन भी तो बैलेंस्ड होनी चाहिए भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इधर 18 है, इधर क्या है 18 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं 32 और 2 ये है, तो टोटल 34 हाइड्रोजन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर कितने हैं आपके हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर 36 हाइड्रोजन आपके इधर प्रेजेंट है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर 2 कम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर 36 हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ से ऑक्सीजन 18 है, यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो कितने, 16 ये हैं, 2 ये हैं, तो कितने हो गए, ऑक्सीजन भी 18 है। तो ये ट्राइसेकेराइड के लिए भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो चुकी है। यहाँ से ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। यहाँ से ये हो गया आपका डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, इस तरीके से आपका टेट्रासेकेराइड होता है। टेट्रासेकेराइड में आपके क्या होंगे, 4 यूनिट्स मिलेंगी मोनोसेकेराइड की। जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जनरल फॉर्मूला आपका बनेगा C24H42O21, यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। नोट करिए पहले इसको, देखिए। नेक्स्ट है टेट्रासेकेराइड, थर्ड पार्ट है इसका ओलिगोसेकेराइड का, टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जो हाइड्रोलिसिस होकर 4 यूनिट्स देते हैं मोनोसेकेराइड्स की। जनरल फॉर्मूला अभी बताया आपको, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से बताओ, अभी बताया था। जनरल फॉर्मूला बनेगा आपका C24H42O21 जनरल फॉर्मूला। यहाँ से आपको 3 मॉलिक्यूल्स H2O के रखने हैं, यहाँ पर H+ आयन की प्रेजेंस में इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है। 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे मोनोसेकेराइड्स के, जो कि आपके कहे जाएंगे क्या, C6H12O6। ये है आपका, यहाँ से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इसका यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेट्रासेकेराइड ओलिगोसेकेराइड के तीनों पार्ट्स यहाँ से हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है, तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक रह रहा है इसमें, किसका, कौन सा पार्ट है, क्लासिफिकेशन। ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और क्या था, एक पॉलीसेकेराइड था। पॉलीसेकेराइड रह रहा है इसमें, पहले आप इसको नोट करो, फिर पॉलीसेकेराइड के बारे में बताते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उसमें जो आपके हाइड्रोलाइसिस होने के बाद 10 से ज्यादा यूनिट्स में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं या हाइड्रोलाइसिस होते हैं। देखो जैसे मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा था, हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा था उसका, यानी कि डिसोसिएट ही नहीं हो रहा था किसी भी यूनिट में, ठीक है। डाइसेकेराइड में क्या हो रहा था, या ओलिगोसेकेराइड्स में हम कितनी यूनिट्स में कहाँ तक कर रहे हैं, 2 यूनिट से लेकर कहाँ तक क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट से लेकर हम 4 यूनिट तक हमने इसको डिसोसिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या आता है, नेक्स्ट है आपका यहाँ से पॉलीसेकेराइड, जो 10 से ज़्यादा यूनिट्स के लिए क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस होने के बाद उसका 10 से ज़्यादा यूनिट्स आपकी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ से 10 से ज़्यादा यूनिट्स के लिए एग्जाम्पल में आपसे आपका क्या फिट बैठ सकता है बताओ। यहाँ से स्टार्च जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसके लिए, पॉलीसेकेराइड के लिए। तो मैं भी वहीं इसे रफ करके यहाँ से वही नोट डाउन करूंगी, यहाँ से पॉलीसेकेराइड, और फिर आप यहाँ से देखना क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी।
देखो इसमें पॉलीसेकेराइड अभी बताया था आपको, जो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स देगा आपको, वो आपका किस में आएगा, पॉलीसेकेराइड में। एग्जांपल बताया था स्टार्च C6H10O5 का होल एन। अब मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ, क्या है वो कंडीशन, पॉलीसेकेराइड के लिए एन की वैल्यू मोर देन 10 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एन की वैल्यू मोर देन 10, ये कंडीशन आपको यहाँ से अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 10 से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, किसके लिए, आपको मोनोसेकेराइड्स के लिए। जब आप यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको n मॉलिक्यूल्स मिलेंगे C6H12O6 के लिए, ठीक है। ये हो गई बात स्टार्च के लिए। अब मैं स्टार्च से अलग आपको कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। एक आपका होता है सेल्यूलोज, इन्यूलिन होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये क्या है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो मैं आपको सेल्यूलोज का बताती हूँ। तो सेल्यूलोज जो होता है प्रचुर मात्रा में मिलता है, किसमें, पौधों में मिलता है। और जो आपका ये ग्लाइकोजन होता है, ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है एनिमल किंगडम के लिए, यानी कि एनिमल्स में ग्लाइकोजन पाया जाता है, सेल्यूलोज प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब मैं इसमें आपको नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में भी लिखवाने वाली हूँ, पहले आप इसको नोट कीजिए। नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर भी बहुत इजी है, बिल्कुल इसी की तरह है जैसे आपके पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। देखो अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं यहाँ पर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में क्या आते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर या रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स में वे आते हैं। देखो रिड्यूसिंग शुगर वे कहे जाते हैं जो आपके टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिड्यूस हो जाते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। एग्जांपल के लिए क्या ले सकते हैं, जैसे जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं, जितने भी डाइसेकेराइड्स होते हैं सुक्रोज को छोड़कर, ये ध्यान रखना सुक्रोज नहीं आएगा इसके लिए, रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज नहीं आएगा, बाकी सारे डाइसेकेराइड्स आपके फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आएगा नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सेकेंड पॉइंट है इसका। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में वे आएंगे जिनका टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन की प्रेजेंस में कोई भी रिड्यूस नहीं होगा, वो आपके किस में आएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आएंगे। एग्जांपल में क्या आएगा, डाइसेकेराइड्स के अंदर से सुक्रोज आ जाएगा क्योंकि ये रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और आपके ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड्स के जितने भी हैं वो सारे आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएंगे, और पॉलीसेकेराइड्स वो भी किस में आएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं आप कि जो आपके हाइड्रोलिसिस होने के बाद, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होने के बाद कम यूनिट्स में डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएट ही नहीं हो रहे हैं, वो आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा यूनिट्स में रिड्यूस हो रहे हैं या हाइड्रोलाइसिस हो रहे हैं या ब्रेक हो रहे हैं इस तरीके से बोले, अगर जो आपके कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा यूनिट्स में डिसोसिएट हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, वो आपके क्या नहीं होंगे, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है इसमें आज के में, और कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जैसे हमने ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, इनके बारे में भी हम इसमें क्या करेंगे, मेनली डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आईडी बनाना पहले उस पर अपनी, फिर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, सर्च बार में आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए बाकी की चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।